हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 23 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। सुबह आशीष घर आया तो कुसुम जी उसे देखकर हैरानी से उसकी ओर बढ़ी और बोली, तू बाहर से कहाँ से आ रहा है और तू बाहर कब गया कब? बस थोड़ी देर पहले साहिल का फ़ोन आया था तो उसी से मिलने गया था। बहू को अकेले छोड़कर आशीष, अब अपने तौर तरीके अब अपने तौर तरीके बदलो बेटा। उसके लिए सब अजनबी हैं। यहाँ वो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती तो उसे समय दो। ये क्या तरीका हुआ कि पहली ही रात तुम उसे अकेला छोड़ गए? चाची माँ, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ और वो कोई बच्ची नहीं है। हे भगवान, अब इस लड़के को कैसे समझाऊं मैं? चल छोड़, जा बहू को उठा दे, थोड़ी देर में आस पड़ोस की औरतें आ रही हैं उससे मिलने। कुसुम जी ने कहा, ठीक है। आशीष इतना बोल कमरे की ओर बढ़ गया। वो अंदर आया तो देखा अपनी वहीं सोफे पर ही सो रही थी। आशीष ने खाने की प्लेट देखी, खाली थी। आशीष उसके पास आया और अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन फिर वापस खींच लिया और वॉशरूम में चला गया। जब वो वापस आया तब अवनी सो रही थी। उसने कुछ सोचा, दरवाजा तेज आवाज में बंद कर दिया। उसकी आवाज से अवनी हड़बड़ा कर उठ गई। उसने आशीष की तरफ देखा और तुरंत गुस्से से नजर फेर ली। नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, चाची माँ बाहर बुला रही हैं। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? अवनी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और उठकर वॉशरूम में चली गई। आशीष फिर बाहर चला गया। राकेश जी बैठकर चाय पी रहे थे। आशीष आकर उनके पास बैठ गया। राकेश जी ने एक नज़र उसे देखा और वापस अपना ध्यान न्यूज़पेपर पर लगा दिया। दोनों ने कोई बात नहीं की। सैम अपने कमरे से बाहर आया और उन दोनों की ओर देखा। आशीष को देख उसके मन में फिर ऊँची उठी। फिर अपने मन के भावों को जब्त कर मुस्कुरा कर उनकी ओर बढ़ा और बोला, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग भाई। राकेश जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं आशीष उसकी तरफ हल्के से देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसकी ओर ध्यान से देखते हुए बोला, सैम तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? चेहरा भी उतरा सा लग रहा है। तुम रो रहे थे क्या? जो दूसरों की आंखों में आंसू देते हैं, एक न एक दिन उन्हें भी रोना ही पड़ता है। पर लगता नहीं कि तुम लोगों के लिए वो दिन इतनी जल्दी आ गए, राकेश जी ने सख्त लहजे में कहा। आशीष ने उनकी तरफ देखा और बोला, आप जो सोच रहे हैं वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं अपने भाई बहनों की आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं आने दूंगा, क्योंकि इन सब के हिस्से के आंसू मैं बहा चुका हूँ। आशीष, ओ कम ऑन पापा। भाई मैं ठीक हूँ, देर से सोने के कारण आंखें लाल लग रही हैं और कुछ नहीं। सैम ने बात बढ़ते देख कहा। तभी कुसुम जी वहाँ आई और बोली, चलकर सब लोग नाश्ता कर लीजिए। सब लोग आकर बैठ गए। आशीष बहू को तैयार होने को कह दिया था। जी, मैं शिवन्या से कहती हूँ जाकर देख ले, अगर उसे कुछ ज़रूरत हो। आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया। कुसुम जी ने शिवन्या से कहा, जाकर अवनी को नाश्ता करवा दे और तैयार करवा दे। थोड़ी देर बाद शिवन्या ने वापस आकर कहा कि अवनी ने कहा वो खुद तैयार हो जाएंगी। वो नाश्ता कर दूसरी तैयारियों में लग गई। ये सब क्या है कुसुम जी, कहीं जाना है क्या बहू को लेकर? राकेश जी ने पूछा। अरे नहीं, आप तो जानते हैं ये शादी कैसे हुई। सब आस पड़ोस वाले बातें न बनाए, इसलिए सबको बता देने के इरादे से बुलाया है। आस पड़ोस की कुछ औरतें आ रही हैं बहू की मुंह दिखाई के लिए, पापा। कुसुम जी ने जवाब दिया। कुछ देर बाद कुछ औरतें घर आईं। कुसुम जी ने उन्हें बिठाया और शिवन्या ने अवनी को बुला लाने को कहा। सब आकर आशीष को बधाई देने लगे। आशीष ने कहा, चाची माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। अरे लेकिन चाची माँ, काम है तो रुकने को मत बोलिएगा। सैम, भाई मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो। वो दोनों जाने लगे तभी अवनी ने दरवाजा खोला और बाहर निकली। सबकी नज़र उसकी ओर गई तो आंखें चौड़ी हो गई। अवनी ने एकदम हल्के रंग की सलवार कमीज पहनी थी। ना कोई सिंदूर, ना चूड़ियाँ, ना कोई श्रृंगार। ये देख सब लोग आपस में बातें करने लगे। कुसुम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी आशीष को तो कभी अवनी को देख रही थी, जो एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। कुसुम जी अवनी के पास आते हुए बोली, अरे ये क्या बेटा, इतनी भी जल्दी नहीं थी, अच्छे से तैयार होकर आना था ना। नहीं समझ आ रहा था तो मुझे बुला लेती। क्यों, क्या हुआ? मैं तो तैयार ही हूँ। किससे मिलवाने के लिए बुलाया था? फिर सब लोगों की तरफ देखकर उनकी ओर आते हुए, ओह आप लोग मिलने के लिए आए हैं मुझसे, तो मिल लीजिए। मेरा नाम अवनी है और मैं हूँ इस घर की नई बहू, चौहान साहब की पत्नी। अरे चौहान साहब वहाँ क्यों खड़े हैं, सबसे मिलवाइए नहीं। अली ने मुस्कुरा कर कहा। वहीं आशीष उसे गुस्से से घूर रहा था, जबकि बाकी घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुसुम जी धीरे से, आशीष ये सब क्या है, ये बहू ऐसे क्यों कर रही है? अपनी सबकी ओर देखते हुए बोली, अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा
अच्छा मैं ऐसे सादे लहजे में क्यों हूँ ये सोच रहे हैं, मैंने सुहाग की निशानियाँ क्यों नहीं पहनी ये सोच रहे हैं। मैं बताती हूँ, बात ऐसी है कि ये भूल गई हैं। अवनी की बात काटते हुए आशीष बोला और कुसुम कुसुम मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। नहीं ये बात नहीं है क्या? अवनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ओ अब समझा, मतलब कल रात तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, इस बात की नाराजगी जता रही हूँ। बट डियर लव, ऐसी शिकायत अकेले में करते हैं, यूँ सबके सामने नहीं। चलो ठीक से तैयार होकर आओ, मैं मदद करता हूँ। आशीष ने अवनी की बाह पकड़ते हुए कहा। अवनी को दर्द महसूस हुआ, उसकी तरफ देखा और उसका हाथ कसकर झटकती हुई बोली, ओ रियली लव? कौन लव? या वही लव जिससे जिससे चाले चल जबरदस्ती शादी कर ली? एक बार याद रखना, तब मजबूर थी पर अब नहीं। आशीष ने उसकी बाह वापस पकड़कर दांत पीसते हुए वहां से खींच कर ले जाने लगा। क्या हुआ चौहान साहब, बताइए ना सब कुछ, कैसे की है शादी? एक बच्ची के गले पर चाकू रखकर आशीष ने उसे कमरे के अंदर किया और दरवाजा बंद कर दिया। अम्मी उससे गुस्से से घूर रही थी। आशीष उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, क्या था ये सब? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी चाची माँ की इंसल्ट करने का। क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा चौहान साहब को? बुरा लगा? आपको बुरा भी लगता है? ग्रेट। अवनी ने भी उसी अंदाज में कहा। बकवास बंद करो, बात हमारे बीच की है तो इसे हमारे बीच ही रहने दो, मेरे परिवार को बीच में मत घसीटो। अवनी के करीब आकर उसकी बाह मोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अवनी ये देखकर हंसते हुए बोली, बड़े ताज्जुब की बात है, जिस इंसान के हाथ नहीं कांच के एक बच्ची के गले पर चाकू रखते कापे जिस इंसान के हाथ नहीं कांपे एक बच्ची के गले पर चाकू रखते हुए वो अपने परिवार की इतनी परवाह करता है। वो एक लड़की की इज्जत को सरेआम उछालने की बात करता है। वो अपनी बहनों का इतना सम्मान करता है। भक्ति नहीं, दोहरे चरित्र निभाते हुए। तुम्हारी बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बस एक बात याद रखना, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा, और आइंदा तुमने मेरे परिवार में किसी को भी हर्ट करने की सोची तो मैं तुम्हें खुद आइंदा तुमने मेरे परिवार में किसी को भी हर्ट करने का सोचा तो मैं तुम्हें खुद के किए पर अफसोस करने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा वजूद जिस पर इतना गुरूर है, मुट्ठी से मसल दूंगा उसे, जिंदगी नर्क बना दूंगा, समझी तुम? आशीष ने उसे घूरते हुए कहा। अवनी ने उसकी तरफ देखा और बोली, अफसोस अफसोस तो तुम्हें होगा जब मैं यहीं इसी घर में रहकर हर पल तुम्हारे वजूद को चुनौती दूंगी, क्योंकि मैं कोई फूल नहीं जिसे तुम अपनी मुट्ठी में मसल लो। मैं वो अंगार हूँ जो तुम्हारी मुट्ठी ही नहीं तुम्हारे वजूद को जला देगी। योर लाइफ इज बिंग हेल चौहान साहब, ये वादा है मेरा। अभी ने उसे दूर धक्का देकर कहा। आशीष ने उसे देखा और हल्के से हंस पड़ा और बोला, जिसका वजूद ही अंगारों पर बना है उसे कोई आग क्या जलाएगी? हमने तो बसेरा ही बारूद के ढेर पर बना रखा है। चुपचाप से एक अच्छी बहू की तरह सच समझ कर बाहर आ जाओ। कभी नहीं सुना है इन निशानियों को पहनकर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती है, पर मैं हर पल तुम्हारे मौत की बद्दुआ मांगूंगी। अग्नि ने चिढ़कर गुस्से से कहा। आशीष ने गौर से उसे देखा, फिर उसके पास आते हुए, शौक से मांगो, मगर जब मुझे किसी की दुआ नहीं लगती तो बद्दुआ क्या खाक लगेगी, और अगर किस्मत से लग भी गई तो जहन नसीब। मगर तब तक ये सिंदूर तुम्हारी मांग में सजा रहेगा, क्योंकि यही जिद है मेरी और मेरी जीत का सबूत भी। इतना कहते हुए उसने सिंदूर लेकर अवनी की मांग में भर दी और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अवनी हैरान सी से देखती रही। दूसरी तरफ अवनी को ये बर्ताव देख सब स्तब्ध थे। राकेश जी राकेश जी जो कि ये सब जानते थे, सभी लोगों से बोले, माफ कीजिएगा जो आपको कष्ट दिया, प्लीज आप घर चले जाइए। उनकी बात सुन सब आपस में खुसर खुसर करते हुए चले गए। उनके जाने के बाद कुसुम जी बोली, ये सब क्या है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, पर मेरी समझ में सब आ रहा है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुसुम जी ने हैरानी से पूछा। आप बारूद लेकर आया है तो ऐसी चिंगारियां तो उठेंगी ही। आपका सपूत रघुवंशी की बेटी ब्याह लाया है, वो भी धोखे से, राकेश जी ने कहा। ये सुनकर कुसुम जी की आंखें चौड़ी हो गई। वो बोली, ये उनकी बेटी है और आशीष ने इससे शादी की है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब जिनके कारण हमारा परिवार बिखर गया, उसी घर की लड़की? लड़की नहीं, बर्बादी उठा लाया है। जाने कैसा बदला है इसकी, जिसमें सजा उस बेकसूर को देना चाहता है। कुसुम जी, वो मेरी सुनता नहीं। हो सके तो आप समझाइए उसे कि अब भी वक्त है, अपनी गलती सुधार ले। इतना बोल वो अपने कमरे में चली गई। वहीं कुसुम जी असमंजस में उससे भर गई। सैम का भी वही हाल था। उसके मन में ये सब देख कई सवाल उठने लगे। वहीं साधना और शिवन्या के लिए
ये सब समझ से परे था। दोनों अपने कमरे में चले गए। सविन्या, भाई ऐसा कर सकते हैं? यकीन नहीं होता। साधना, पर सोचने वाली बात यह है कि भाई ने ऐसा किया तो क्यों किया? क्योंकि भाई को तो लड़कियों की क्या कमी, और मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने भाभी को पहले कहीं देखा है, क्योंकि देखा है, पर अभी ये जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि भाई ने ऐसा क्यों किया। कैसे वो किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं, अगर जो उन्होंने कहा वो सच है तो भाई ने बहुत गलत किया। क्या गलत किया? सविन्या, पता है मुझे क्या लगता है? भाई उसको लाइक करते होंगे, पर उसने मना किया होगा, इसलिए भाई ने वायदा को उन्हें अपना बना लिया। जस्ट लाइक अ हीरो नहीं विलेन। ऐसा काम विलेन करते हैं। सविन्या ने घूरते हुए कहा। अपने भाई को विलेन बोलती है? चले छोड़, तू ये बता कि हम उनसे कहाँ मिले? सविन्या ने उसकी ओर घूर कर देखा और बाहर जाने लगी। अरे यार, ऐसे लोग देखकर कहाँ जा रही हूँ? बता कर तो जा, एटलीस्ट कुछ तो हिंट दे जिससे मैं गेस कर सकूँ। सविन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, अपने गाल सहला ले, शायद कुछ याद आ जाए। सविन्या चली गई और साधना सोच में पड़ गई। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। दूसरी ओर देर रात सत्यम और अभिजीत घर पहुंचे। राधिका ने सत्यम को गुस्से से देखते हुए आयु के बारे में कुछ नहीं बताया। वही साधना की आंखें नम देखकर अभिजीत को कुछ अजीब लग रहा था। उसने वजह पूछी। अभिजीत के पूछने पर साधना की आंखों के रुके आंसू बाहर चला गए और वो उसके सीने से लगकर रो पड़ी और बोली, मुझे आयु की बहुत फिक्र हो रही है अभिजीत जी। पता नहीं वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है, पर आप प्लीज़ उसे ले आइए, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अभिजीत ने उसे शांत करते हुए बोला, फिक्र मत करो, हमारी आयु बहुत स्ट्रांग है और मैंने सब इंतजाम कर लिया है। कल उसे वापस ले आऊँगा। साधना उससे अलग होकर खुशी से, आप सच कह रहे हैं? आप ले आएंगे उन्हें? हाँ, मैंने वकील से मिलकर सारी व्यवस्था कर ली है। कल अगर आयु हमारे साथ आने को राजी हो गई तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुन आराधना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके अगले ही पल वो गायब हो गई और घबराती हुई बोली, नहीं, उसे यहाँ मत ले आइए, वरना दादाजी मार डालेंगे उन्हें। वो आई थी यहाँ और जैसे ही पता चला दादाजी गुस्से से बाहर निकले, लेकिन वो नहीं मिली। आपको पता है वो किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप उन्हें यहाँ मत लाइए। अभिजीत उसकी बात सुनकर स्तब्ध था। वो उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना अभिजीत जी। आप ऐसा करते हैं, आयु को लेकर कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ कोई हमें ढूंढ ना पाए। साधना ने कहा। अभिजीत उसकी हालत, उसका डर समझ रहा था। उसने उससे अपने गले लगा लिया और बोला, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। उसने आराधना को शांत कर सुला दिया और खुद उठकर रामवीर जी के पास गए। रामवीर जी सोए थे। ये देखकर विजीत उनके पास आकर बैठ गया और उन्हें देख लेगा। उनकी चोट देखकर उसकी आंखें पनीली हो गई। वो उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोला, पापा, आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ खुद को। और उनके हाथ अपने सर पर लगा लिया। उसे अपने सर पर हाथ का स्पर्श महसूस हुआ तो अपनी गर्दन उठाकर देखा। रामवीर जी उसे देख रहे थे। वो धीरे से बोला, आयु। अभिजीत की आंख झलक आई। वो उनकी तरफ देखकर बोला, ले गया वो उसे अपने साथ और मैं कुछ नहीं कर पाया। दादाजी ने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन पर गोली चला दी और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं हर ओर से कोशिश कर रहा हूँ उसे वापस लाने की, पर लेकर कहाँ आऊँ? यहाँ इस घर में जहाँ मौत पल के बिछाए इंतजार कर रही है उसका। क्या है ये सब पापा, और क्यों? रामवीर जी ने अपनी नजर फैली और बोले, भूल जाइए उसे, वो अब यहाँ नहीं आ सकती पापा। अभिजीत अभिजीत भावुक सा बोला, ये आप कह रहे हैं, पर क्यों नहीं आ सकती वो? आखिर वजह क्या है? क्या आपके लिए अपने बच्चों से बढ़कर आपकी प्रेस्टीज है? मुझे पता है आपको छोटे को सवाल करना पसंद नहीं, पर आज मुझे जवाब चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए पापा अपनी बेटी भी त्याग करने एक बाप अपनी बेटी को त्यागने के लिए तैयार है? ऐसी कौन सी महान विशेषता है जो मेरी बहन की जान से भी बड़ी है? आगे किसी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, बस इतना याद रखिए कि वो यहाँ नहीं आ सकती। जाइए यहाँ से। अभिजीत कुछ बोलने को हुआ, पर रामवीर जी ने उसे हाथ से इशारे से रोक दिया। अभिजीत ने अपना सर मन मनोस कर वहाँ से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद रामवीर जी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के रुके आंसू बाहर निकल आए। वो खुद से बोले, माफ़ करना मुझे, पर अब इस घर में आयु की वापसी नहीं ना हो, यही उसके लिए अच्छा है। इधर प्रताप जी अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। आशा जी उन्हें अपनी ही सोच में डूबी थी। उन्होंने प्रताप जी को देखा और बोला, सुनिए, मुझे आयु की बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? जितना मैंने राकेश को जानती हूँ, समझती हूँ वो ठीक है, वो ठीक होगी। मेरी चिंता ये नहीं कि वो वहाँ कैसी है, मेरी चिंता कुछ और है। प्रताप जी ने कहा, क्या चिंता है आपको?
आखिर वही हुआ जिसका डर था मुझे। उसकी नफ़रत उसका जुनून बन चुका था और इस इंसान का जुनून बहुत खतरनाक होता है। इन सब में सबसे ज़्यादा आयु को झेलना पड़ रहा है और आयु सच नहीं जानती और आपको लगता है उसका जानना ज़रूरी है। हाँ, आशा जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर और कुछ बुरा ना हो उसके लिए आयु का सच जानना ज़रूरी है। पर कैसे, इसके लिए उससे मिलना पड़ेगा और वो आपको मिलने नहीं देगा। कोई ना कोई तरीका ढूँढना पड़ेगा उससे मिलने का, प्रताप जी बैठते हुए बोले। इधर रानी अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। दीप्ति उसके पास बैठी उसे देख रही थी। दीप्ति उसकी हालत समझ रही थी। इस समय उससे ज़्यादा चिंता उसे अपनी की थी। वो उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पा रहा था। वो रानी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो रानी उसकी ओर देखकर उसे लिपट कर रो पड़ी। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? सबने मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया। सबने झूठ बोला मुझसे। दीप्ति चुप हो जा रानी। देख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोच, अगर वो शादी हो जाती तो? रानी, आयु सही कहती है, मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। उसने कहा था मुझे किसी पर भरोसा किसी मुझे मुझे कि उस पर भरोसा नहीं मत करना। वो अपना कोई मतलब निकाल रहा होगा, लेकिन मैंने नहीं माना। पता कितने कॉल कर चुके हूँ उसे, पर एक भी आंसर नहीं कर रहा। उसने आयु के लिए मेरी फीलिंग्स को सीढ़ी बनाया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। दीप्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसका दिल और दिमाग तो अपनी में उलझा था। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। आशा उसके पास ही सो गई। सबकी हालत ठीक नहीं थी तो दीप्ति वहीं रुकी। अगले दिन वो अपने घर पहुंची तो साहिल वहीं उसका इंतजार कर रहा था। दीप्ति ने उसे हैरानी से देखा और कुछ रिएक्ट नहीं किया। दीप्ति की माँ उसे देखते हुए उसे गले लग गई और उससे हाल पूछने लगी। कैसी है तू? कहीं लगी तो नहीं? मैं वहाँ नहीं गई कि मालिक को पसंद नहीं ले कि एक विधवा ऐसे काम में शामिल हूँ। लेकिन ये सब क्या है और कैसे? दीप्ति ने उन्हें शांत कर उन्हें बिठाया। उनके पास बैठकर सब बात बताई। साहिल तो सब पहले से जानता था, पर दीप्ति के सामने अनजान बन रहा था। जब उन लोगों ने हमें किडनैप किया फिर अजीब सा रीजन देकर छोड़ दिया, तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में पता चला कि मेरा किडनैप सोची समझी चाल थी, आयु की शादी के लिए मजबूर करने के लिए। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन लोगों को कैसे पता चला कि मैं वहाँ आने वाली हूँ। उन्हें साहिल की तरफ देखते हुए कहा। साहिल एकदम से सकपका गया और खुद को संभालते हुए बोला, आप मुझे क्यों देख रही हैं? मुझे क्या पता? उन्हें नहीं, मैं वहाँ आने वाली हूँ ये बात सिर्फ आपको पता थी। फिर वो लोग आपके सामने हमें ले गए और आपने कुछ नहीं किया। हो सकता है वो लोग आपका पीछा कर रहे हों और ये कोई फिल्म नहीं है और ना ही मैं कोई हीरो जो बचा लेता आपको। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया। साहिल ने कहा तो दीप्ति ने टेढ़ी निगाह उस पर डाली और बोली, हाँ ठीक है, पर पुलिस कंप्लेंट तो कर सकते थे ना? आपने वो भी नहीं की। मैं गया था लेकिन तभी पता चला कि आपको छोड़ दिया है उन लोगों ने। साहिल ने बात संभालते हुए कहा। दीप्ति ने कुछ नहीं कहा। फिर साहिल बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप लोग आराम कीजिए। दीप्ति, इन्हें बाहर तक छोड़ दें। कल से ये यही हैं। दीप्ति ने साहिल की तरफ देखा और उठकर चल दी। बाय। दीप्ति ने गेट पर पहुंचकर कहा बाय। और सॉरी। दीप्ति ने असमंजस में देखा और बोली, सॉरी क्यों? उन गुंडों से बचा नहीं सके इसके लिए? नहीं, फिर समय आने दीजिए, इस कारण भी बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप तब तक गलत ना समझे मुझे। साहिल ने इतना बोल अपनी आंखों पर गूगल चढ़ाए और वहाँ से चला गया। यहीं पर हमारी कहानी का इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।